हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अधिगम विकारों का। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो कि सीटेट के लिए, केबीएस के लिए और आपका जो एमपी टेट है दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि अब जो है सिलेबस आपका चेंज होने वाला है, तो आज जो आपका है दोस्तों, अब इसका पैटर्न और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यह दोस्तों जो 100 नंबर का एक पार्ट रहेगा उसमें भी पूछा जाएगा और दोस्तों आपकी पेडागोजी में भी यह पूछा जाएगा। तो इसका पार्ट अब बढ़ने वाला है वर्ग 2 और वर्ग 1 में, और वर्ग 3 में तो पहले से ही था और अब और ज़्यादा रहेगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है अधिगम विकार, जो कि कई प्रकार के दोस्तों विकार होते हैं आपके। मैं ऐसे विकार आपको आज बताऊंगा जो आपने कभी नाम बस सुने होंगे, उनमें डिटेल से दोस्तों कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऐसे ही विकारों के बारे में जो आपने कभी हो सकता है कि नाम भी ना सुने हो, जैसे हाइपोटोनिया, हाइपरलेक्सिया और दोस्तों ऐसे कई प्रकार के विकार हैं जो आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वर्ग 2 में आए हुए प्रश्न। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे खालिस्तान से पीड़ित होते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्टोपिया और डिस्नोमिया। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपने शब्द कहीं नहीं सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से प्रभावित एक बच्चे द्वारा बर्तनी और पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे को निम्न होती है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, सिर्फ लक्षणों से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं। लक्षणों के अलावा दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे किस रूप में निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या है, अधिगम विकारों को समझना है कि अधिगम विकार हैं क्या। सिर्फ ये नहीं देखना है कि इस विकार में अगर ये समस्या है तो ये विकार होगा, ये समस्या है तो ये विकार होगा। उनके दोस्तों अंदर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं समझ पर आधारित। मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम बताइए। यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता हो सकती है। डिसलेक्सिया शब्द किसे निरूपित करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो चलिए अब हम डिटेल्स में इन सभी को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सन 1963 में सैमुअल क्रिक ने, जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने किया था और इसे शब्द अंधता कहा था। तो आपको नोट करना है कि सबसे पहले अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था, 1963 में सैमुअल क्रिक ने, और इसे शब्द अंधता दोस्तों कहा था। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अधिगम विकार आखिर है क्या। तो दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अधिगम विकार का सीखने की क्षमता की अनुपस्थिति। यानी कि दोस्तों, जब बालक क्या है सीखने की, उसमें जो सीखने की दोस्तों जो क्षमता है वह अनुपस्थित होती है, तो दोस्तों उसे बोला जाता है अधिगम विकार। ठीक है। अब दोस्तों, कई प्रकार की सीखने की जो है अक्षमता उसमें जो हो सकती है। कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई चित्र नहीं बना सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार की हैं जो अक्षमता होती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। एक दोस्तों यहाँ पर लिखा आपको क्रिक ने, वे बालक जिनके शैक्षिक कार्य प्रदर्शन में योग्यताओं व उपलब्धियों के मध्य अत्यधिक अंतर रहता है वो होते हैं दोस्तों अधिगम अनुपस्थित बालक, यानी अधिगम अक्षमता वाले बालक। ठीक है दोस्तों, इसका आप और अगर आपको दोस्तों डिटेल्स में समझना है तो इसको बोल सकते हैं, अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंक गणितीय प्रक्रिया में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति व अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, कई प्रकार की मैं आपको बता चुका हूँ, लिखने में, पढ़ने में, मंदबुद्धि, इस प्रकार के दोस्त होते हैं, उनको बोलते हैं अधिगम निर्योग्य बालक। ठीक है दोस्तों, अब इनकी आप प्रकृति भी देख लें कि यह किस प्रकार की इसमें क्या है प्रकृति होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला है इसकी जो प्रकृति में कि क्या है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। यानी कि यह एक आंतरिक व स्नायु जनित होती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती हैं, आंतरिक होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है आंतरिक विकार है, या यह क्या है आंतरिक विकार है। यह एक स्थायी स्वरूप है, इसका क्या है एक स्थायी स्वरूप है। इसका पूर्ण रूपेण इलाज संभव नहीं है, इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। यानी कि जो आपका दोस्तों आपने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, आपने दोस्तों एक मूवी देखी होगी, नहीं देखी हो, आमिर खान की है तो इसको देखना दोस्तों। तारे ज़मीं पर एक मूवी है, इसमें दोस्तों यह पूरी मूवी है जो डिसलेक्सिया पर बनी हुई है।
तो उसमें दोस्तों बताया जाता है कि थोड़ा बहुत इनमें क्या है सुधार किया जा सकता है, इनको जिस तरफ इनकी रुचि होती है इस तरफ उनको मोड़ा जा सकता है। तो वह उसमें जो बच्चा रहता है पेंटिंग में सबसे आगे निकल जाता है पूरे स्कूल से। तो इसमें दोस्तों पूर्ण रूपेण इलाज संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ सुधार किया जा सकता है। दोस्तों यह एक मनोवैज्ञानिक जैविक समस्या है, ठीक है, यह एक क्या है, मनोवैज्ञानिक जैविक समस्या है। यह दोस्तों विकृतियों का एक विषम समूह है, यानी कि इसमें कई प्रकार की विकृतियाँ पाई जाती हैं, समूह में दोस्तों यह विकृतियाँ हो सकती हैं। अब दोस्तों इसके कारण क्या हैं, यह वंशानुक्रम भी हो सकती है, मस्तिष्क में दोस्तों विकृति के कारण भी हो सकती है, दोस्तों एनवायरनमेंट वातावरण के कारण भी हो सकती है, और जन्म पूर्व की स्थिति के कारण भी दोस्तों यह हो सकती है। यदि माता पिता जो उनकी माता है उन्होंने मतलब जन्म के समय कुछ उनको चोट आ गई पेट में या कुछ हो गया या नशा किया है, उन्होंने शराब का सेवन किया है, तो उसका प्रभाव भी दोस्तों इस पर पड़ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों और आगे हम देखेंगे कि विकृतियाँ आखिर कितने प्रकार की हो सकती हैं। दोस्तों इसके लक्षण भी आप देख सकते हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं दोस्तों। इसमें क्या है, स्मृति कमज़ोर हो जाती है, प्रत्यक्षीकरण क्या है, कमज़ोर हो जाता है। भाई स्मृति कमज़ोर होगी तो प्रत्यक्षीकरण भी कमज़ोर हो जाएगा। अवधान का कमज़ोर होना, मतलब ध्यान नहीं लगा पाता। भावात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है। उत्तेजनशीलता का पाया जाना, उपलब्धि व योग्यता में अंतर होना, समायोजन में परेशानी होना। इन बच्चों में हस्त निपुणता या समन्वय का अभाव पाया जाता है। इसमें नेतृत्व का गुण होता है, परंतु इसमें न्यूरोटिक समस्या होती है। तो दोस्तों कई बार अधिगम अक्षमता के लक्षण भी आ जाते हैं कि कौन कौन से लक्षण इसमें रहते हैं, तो आपको यह लक्षण भी याद रखने हैं। अब दोस्तों अधिगम जो विकृति है मुख्य रूप से दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से दोस्तों अधिगम जो विकृति होती हैं यह होती हैं दोस्तों चार प्रकार की दोस्तों अधिगम विकृति होती हैं। एक तो आ जाएगी दोस्तों आपकी पठन, एक दोस्तों हो जाएगी आपकी पठन, एक हो जाएगी दोस्तों आपकी कौन सी लेखन, एक हो जाएगी आपकी लेखन विकृति, और दोस्तों एक हो जाएगी आपकी गणितीय विकृति, और दोस्तों एक हो जाएगी आपकी मौखिक विकृति, मौखिक। तो दोस्तों मुख्य रूप से चार प्रकार की होती हैं, लेकिन इनके अंदर दोस्तों बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। तो इनको दोस्तों हम सभी को क्या है विस्तृत अध्ययन इनका करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक नोट है कि भारत में इसका विशेष अध्ययन सेलिगमैन और मायर ने किया था तथा प्रयोग का नाम अधिगम असहायतापन दिया था। यह प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। दोस्तों अधिगम अक्षमता का जो प्रयोग है भारत में अगर पूछा जाए तो सेलिगमैन व मायर ने किया था। प्रयोग दोस्तों इन्होंने कुत्ते पे किया था और इनके प्रयोग का नाम दिया गया था अधिगम असहायतापन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम असहायतापन का प्रयोग किसने किया था, तो सेलिगमैन एवं मायर ने। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कुक्सेस, वाइस एवं बेलेने ने 1957 में एक परिभाषा दी थी। बुद्धि लब्धि न्यून का अध्ययन इन्होंने किया था, बुद्धि लब्धि न्यून का अध्ययन इन्होंने किया था क्रुक्सेस, वाइस एवं बेलेने ने। अब दोस्तों अधिगम अक्षमता के प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहला प्रकार है दोस्तों आपका डिसलेक्सिया। सबसे पहला दोस्तों आपका प्रकार है डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, शब्द का प्रयोग सबसे पहले रूडोल्फ वर्लिन ने 1887 में किया था। क्वेश्चन कभी आ जाए कि डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो रूडोल्फ वर्लिन ने दोस्तों 1887 में इसका प्रयोग किया है। और दोस्तों डिसलेक्सिया है जो लैटिन भाषा का शब्द है जो कि डिस प्लस लेक्सिया से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है कथन भाषा दोष विकृति, यानी कि दोस्तों बोलने में अक्षमता, कुछ भी चीज़ बोलने में पढ़ने में दोस्तों अगर आप अक्षम हैं तो उसमें क्या है डिसलेक्सिया होगी। इसके दोस्तों अब आपको लक्षण याद रखने हैं। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके लक्षण, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। लक्षण में दोस्तों होते हैं शब्दों को पहचान न पाना, धारा प्रवाह में दिक्कत, पढ़ ना पाना, ध्वनि में अंतर नहीं कर पाना, हस्त कौशल का कमज़ोर होना, पेशी समन्वय का ना होना, शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाना। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया था कि शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाना किस रोग के अंदर आएगा, तो दोस्तों उसको होगा डिसलेक्सिया। जूते व शॉल ना बांध पाना, जूते का जो शॉल जो बंद है दोस्तों उसको ना बांध पाना, शब्दों को उल्टा पढ़ना आदि दोस्तों डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। तो दोस्तों डिसलेक्सिया एक महत्वपूर्ण विकार है। यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको डिसलेक्सिया के जो लक्षण हैं दोस्तों इनको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। दोस्तों इसमें क्या होती है डिसलेक्सिया में दोस्तों पढ़ने में बच्चे को मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जो तारे ज़मीं पर मूवी बनी है दोस्तों इसी पर पूरी बनाई गई है। उसको क्या है, जब वो ब्लैक बोर्ड पर देखता है तो उसको वहाँ पर हाथी, घोड़े, चीते, भालू इत्यादि जो अक्षर हैं उसको इस प्रकार के अक्षर दिखते हैं और उसको चलते हुए अक्षर दिखते हैं, उल्टे अक्षर दिखते हैं। यानी कि जैसे उसको मान के चलो यहाँ पर लिखा है दोस्तों TEN
TEN लिखा है तो उसको क्या दिखेगा, NET, इस प्रकार का दोस्तों उसको दिखेगा। कहीं पे मान के चलो कुछ लिखा है, मान के चलो यहाँ पर कुछ भी लिखा है DINE, तो उसको दोस्तों ENID, इस प्रकार की मतलब उल्टा दिखेगा दोस्तों, उल्टा दिखता है इसमें, तो वहाँ पर होती है दोस्तों डिसलेक्सिया। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है 10 को नेट पढ़ता है और कोई शब्द और दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दे दिया गॉड, गॉड को दोस्तों क्या पढ़ेगा, DOG, डॉग, गॉड को क्या पढ़ेगा, डॉग पढ़ेगा, तो उसको कौन सी बीमारी है, तो दोस्तों सीधा सीधा आ जाएगा वहाँ पर क्या होगी, डिसलेक्सिया होगी। अब इसमें दोस्तों और चीज़ें आपको याद रखना है कि डिसलेक्सिया की सर्वप्रथम पहचान 1973 में एलेना वार्डन ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न परीक्षण से की थी। दोस्तों आपको इसको याद रखना है कि किसकी दोस्तों, डिसलेक्सिया की सर्वप्रथम पहचान 1973 में एलेना वार्डन ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न से की थी। और दोस्तों इसमें एक दो प्रकार के परीक्षण होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका यही हो गया, एक तो बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग, और दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा आपको याद रखना है या पूछा गया है दोस्तों, डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग परीक्षण। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, इसका होता है दोस्तों डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग परीक्षण। दोस्तों यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, पेन सही से चल नहीं रहा है, डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग अर्ली परीक्षण टेस्ट, मैंने बोल दिया दोस्तों, आप इसको लिख लेना। यह दोस्तों भारत में इसका उपयोग किया गया था, इसको क्या है, डिसलेक्सिया को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो अगला है आप देख रहे हैं इसमें एलेक्सिया, जो कि डिसलेक्सिया के अंदर ही आता है दोस्तों, डिसलेक्सिया के अंदर ही दोस्तों आएगा आपका क्या आएगा, एलेक्सिया, सीखने व पढ़ने की क्षमता का लोप हो जाना, मतलब सीखने और पढ़ने की क्षमता का अगर पूरा लोप हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर होता है आपका एलेक्सिया। ठीक है, एलेक्सिया को भी आपको याद रखना है। दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है आपकी हाइपरलेक्सिया। दोस्तों हाइपरलेक्सिया को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, शब्द या वाक्यों का अवबोध ना होना, अर्थात श्यामपट्ट पर लिखी सामग्री का ऊपर नीचे दिखाई देना। तो दोस्तों यह तो एक इसका लक्षण होता है, लेकिन दोस्तों इसका हाइपरलेक्सिया का एक बिल्कुल इसके विपरीत लक्षण होता है। दोस्तों हाइपरलेक्सिया को सबसे पहले किसने, श्रिलबर्ग ने 1967 में पहचाना था। किसने पहचाना था दोस्तों, श्रिलबर्ग ने दोस्तों 1967 में इसको पहचाना था हाइपरलेक्सिया को। और दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों कि सीखने के पूर्व प्रशिक्षण के बिना भी, यानी कि जो एक बच्चा है दोस्तों, उसने अगर कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया है, छोटा सा बच्चा है, मात्र 3 साल का बच्चा है, उसने ना कोई प्रशिक्षण लिया है ना कुछ लिया है दोस्तों, फिर भी उसमें पढ़ने की इतनी अत्यधिक क्षमता दोस्तों आ जाती है कि बहुत ज़्यादा उसमें क्या क्षमता आ जाती है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों हाइपरलेक्सिया। इसको दोस्तों उच्च शब्द कोडिंग क्षमता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको उच्च शब्द कोडिंग क्षमता भी दोस्तों इसको कहा जाता है। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप लिखते जाएं, इसको उच्च शब्द कोडिंग क्षमता भी कहा जाता है। श्रिलबर्ग ने 1967 में इसको पहचाना था। हाइपरलेक्सिया में क्या होता है दोस्तों, बच्चे में बहुत अधिक पढ़ने की क्षमता आ जाती है, कम उम्र में, बिना प्रशिक्षण के, बिना कोई गाइडेंस के, उसमें जो है अचानक से ही दोस्तों, जन्मजात से ही बहुत ज़्यादा क्षमता पढ़ने की आ जाती है, उसे बोला जाता है हाइपरलेक्सिया। ठीक है, अब दोस्तों अगला है दोस्तों आपका लेखन विकृति। लेखन विकृति में दोस्तों आपकी कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले डिस्ग्राफिया, जो कि सबसे ज़्यादा दोस्तों फेमस है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं डिस्ग्राफिया से। ठीक है, लेखन संबंधी त्रुटियों जैसे लिख नहीं पाना, अनियमित आकार के शब्दों का प्रयोग करना, लिखते समय लाइनों का सही नहीं होना, लेखन का अपठनीय होना, यानी कि दोस्तों एकदम बिल्कुल घटिया राइटिंग आना, कोई समझ भी ना पाए, उल्टे अक्षर लिखना। दोस्तों इस प्रकार की जो लेखन त्रुटियां होती हैं उसमें होती है दोस्तों आपकी कौन सी, उसमें होगी दोस्तों आपकी डिस्ग्राफिया। ठीक है, लिखते समय स्वयं से बातें भी करता है दोस्तों, अशुद्ध लिखता है, अनियमित आकार वाले अक्षर बनाता है, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ होती है, अपठनीय हस्तलेखन होता है दोस्तों, इसमें अपूर्ण अक्षर और शब्द बनाता है, तो वहाँ पर दोस्तों होती है आपकी डिस्ग्राफिया। इसके लक्षणों को आपको ध्यान रखना है। कई प्रकार के लक्षण दोस्तों इसमें होते हैं, इन सभी को आपको क्या ध्यान रखना है, एक बार और आप सुन लें। लेखन विकृति में दोस्तों लिखते समय स्वयं से बातें करना,
अशुद्ध लिखना, अनियमित आकार वाले अक्षर लिखना, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, अपठनीय हस्तलेखन, अपूर्ण अक्षर शब्द आदि लिखना, इसमें दोस्तों डिस्ग्राफिया में यह शब्द होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसी के अंतर्गत आती है कौन सी आती है दोस्तों, आपकी डिस्प्रैक्सिया, जो कि लेखन विकृति में ही आती है। डिस्प्रैक्सिया में दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकृति पाई जाती है। मतलब लिखने और चित्र बनाने में क्या है, कठिनाई महसूस करता है। सूक्ष्म स्थूल गामक योग्यता कठिनाई दोस्तों इसमें पाई जाती है। यानी कि जो स्थूल और गामक आप दोस्तों अगर जानते हो तो जो फाइन मोटर स्किल और दोस्तों फाइन मोटर स्किल और आपके ग्रॉस मोटर स्किल रहते हैं, यानी कि आप जैसे हाथ चलाने में या दौड़ने में या कुछ करने में, इस प्रकार का दोस्तों इसमें लक्षण पाया जाता है। मुख्य दोस्तों इसमें रहता है कि लेखन एवं चित्रांकन, बच्चा ना लिख पाता है ना चित्र बना पाता है, तो उसको कौन सी विकृति होगी, डिस्प्रैक्सिया होगी। इसका क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अगली है आपकी कौन सी, एग्राफिया, या इसको बोलते हैं दोस्तों अग्रेफिया। ठीक है, एग्राफिया या अग्रीफिया, शब्दों को एक लाइन में नहीं लिख पाना, ऊपर नीचे लिखना दोस्तों, इसमें क्या होता है अग्रेफिया। और दोस्तों इसके लक्षण हैं, यह क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दोस्तों, विकार के रूप में दोस्तों मस्तिष्क क्षति के कारण उत्पन्न है दोस्तों। यह क्या है, मस्तिष्क क्षति के कारण एग्राफिया या अग्रेफिया है, इसके कारण उत्पन्न होता है मस्तिष्क क्षति के कारण। और दोस्तों इसमें क्या है, लिखने में असमर्थता होती है या सुनकर सही ना लिख पाने की अयोग्यता है दोस्तों। यह कौन सी है, सुनकर सही ना लिख पाने, यानी कि जो शुद्ध लेख लिखी जाती है दोस्तों, एक बच्चा सुनकर सही नहीं लिख पाता तो उसको कौन सी होती है दोस्तों, एग्राफिया होती है। दोस्तों मैं जो लक्षण आपको बोल रहा हूँ एक भी पॉइंट व्यर्थ नहीं है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी को लिखते जाएं। ठीक है। और दोस्तों अगली है वो है आपकी अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है दोस्तों, यह एक शारीरिक विकार है जिसमें बालक आँखों व हाथों की गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, मांसपेशियों में समन्वय का अभाव होता है। अप्रेक्सिया में दोस्तों क्या होता है, एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखना इत्यादि नहीं कर पाता है, वह आँख व हाथों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार दोस्तों है आपका अप्रेक्सिया। ठीक है, इतने जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है, आपको इसमें नोट करना है कि यह क्या एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है, आँख हाथों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, मांसपेशियों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, इस कारण वह लिख नहीं पाता, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, अप्रेक्सिया। ठीक है। अब दोस्तों आपकी आती है गणितीय विकृति। अब दोस्तों आपको डिसकैल्कुलिया है जो यहाँ पर आपको दोस्तों ऐसे दिख रहा होगा, कैलकुलेशन से संबंधित है दोस्तों, यानी कि गणित से संबंधित होगी। ठीक है, इसमें सीधा सीधा आ रहा कैलकुलिया, यानी कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मतलब गणित से संबंधित या बेकार हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या है, गणितीय गणना नहीं कर पाता है, बच्चा है जो गणितीय गणना नहीं कर पाता है, गणित के संकेतों को पहचान नहीं पाना, गणितीय नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग ना कर पाना, दिशा स्थान व समय बोध का कमज़ोर होना, चेकबुक का प्रयोग ना कर पाना, किसी से नकदी लेन देन ना कर पाना, अंगुलियों से गणना ना कर पाना इत्यादि दोस्तों इसके क्या है लक्षण होते हैं। एक एक लक्षण दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि गणित जो है कैलकुलिया में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। किसी से नकदी लेन देन ना कर पाना, अंगुलियों से गणना करना, चेकबुक का प्रयोग ना कर पाना, दिशा स्थान से संबंधित कमजोर ज्ञान होना दोस्तों, इस प्रकार के लक्षण हैं जो डिसलेक्सिया में पाए जाते हैं। दोस्तों यह किसके कारण होती है दोस्तों, डिसकैल्कुलिया होती है मस्तिष्क में उपस्थित कोर्टेक्स की कार्य विरूपता के कारण। दोस्तों जो मस्तिष्क में होता है कोर्टेक्स, दोस्तों एक मस्तिष्क में कोर्टेक्स होता है, इसकी जो कार्य प्रणाली है अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो इस कारण क्या है आपका डिसकैल्कुलिया हो जाता है। 2-3 प्रकार के दोस्तों डिसकैल्कुलिया पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप एक बार देख लें कि जो लेक्सिकल है दोस्तों, लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया में क्या हो जाएगा, गणितीय संकेतों को समझने में पढ़ने में कठिनाई हो जाएगी लेक्सिकल में। ठीक है दोस्तों, वर्बल में गणितीय संकेतों को बोल नहीं पाएगा, वर्बल यानी कि दोस्तों स्पीकिंग से संबंधित, तो बोल नहीं पाएगा। ग्राफिकल गणितीय संकेतों को लिखने में कठिनाई होगी, ग्राफी यानी ग्राफ बनाना, तो लिखने से संबंधित हो जाएगा। और वर्बल में दोस्तों बोल नहीं पाना, लेक्सिकल में क्या है समझने में कठिनाई हो जाएगी। ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यहाँ लक्षणों से आता है। ठीक है। और दोस्तों जो अगली आपका विकार है अफेजिया, दोस्तों मौखिक विकार से संबंधित है आपका, तो इसमें अफेजिया मुख्य रूप से है दोस्तों, मौखिक रूप से विचार या भावों को ग्रहण करने में कठिनाई अफेजिया कहलाती है। मौखिक रूप से विचार या भावों को ग्रहण करने में कठिनाई दोस्तों जब होती है
तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अफेजिया उस व्यक्ति को हो जाती है। वह मौखिक रूप से दोस्तों जो है न तो बोल पाता है, न विचारों को दोस्तों ग्रहण कर पाता है। तो इस प्रकार के बालक को हो जाती है अफेजिया। दोस्तों नेक्स्ट है जो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्रेक्सिया में एक बात और याद रखनी है। जो डिस्प्रेक्सिया है दोस्तों, इसमें क्या है कि यह विकासात्मक विकार है। और दोस्तों यह क्या है, लेखन एवं चित्रांकन के साथ साथ दोस्तों, लेखन एवं चित्रांकन के साथ साथ दोस्तों यह क्या है, आपका गतिक कौशल विकास भी है। कौन सा है दोस्तों, गतिक कौशल। जो आपके गतिक कौशल होते हैं दोस्तों, इसमें अगर कोई अक्षमता पाई जाती है दोस्तों गतिक कौशलों में, तो उसमें क्या होगा, आपका डिस्प्रेक्सिया होगा। और दोस्तों इसको एक अनोखा नाम दिया गया है डिस्प्रेक्सिया को। इसको दोस्तों अनाड़ी बालक सिंड्रोम भी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है दोस्तों इसको, या तो भद्दा या बेढंगा या अनाड़ी बालक सिंड्रोम इसको बोला जाता है डिस्प्रेक्सिया को। तो आपको याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है, अनाड़ी बालक सिंड्रोम भी बोला जाता है डिस्प्रेक्सिया को। और दोस्तों जो अफेजिया में होते हैं, अफेजिया में और कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें दोस्तों कि बोले या लिखे गए शब्दों का अर्थ निकालने में भी दोस्तों क्या है, अर्थ दोस्तों बोले या लिखे गए शब्दों का अर्थ निकालने में भी दोस्तों दिक्कत होती है। इसको अफेजिया को वाचाघात भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, वाचाघात। अफेजिया को क्या बोलेंगे, वाचाघात भी इसको बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बोले लिखे गए शब्द, इसके साथ साथ दोस्तों इसको क्या है, वाचाघात भी बोला जाता है। बोले या लिखे गए शब्दों का यह अर्थ नहीं निकाल पाता है। और दोस्तों इसमें क्या है कि एक मस्तिष्क में जो सेरेब्रल रहता है उसमें एक त्रुटि पाई जाती है, जिसके कारण अफेजिया हो जाता है। दोस्तों अगली है आपकी कौन सी है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में दोस्तों क्या होता है, बातचीत या व्याख्यान के दौरान उत्पन्न होने वाली कठिनाई, मतलब अभिव्यक्ति में दोस्तों यहाँ पर कठिनाई होती है। बच्चा दोस्तों क्या करता है, अगर अपने विचार को अभिव्यक्त करता है तो उसमें कठिनाई को महसूस करता है। और दोस्तों इसका कारण होता है, इसका कारण क्या होता है, ब्रेन में डैमेज। दोस्तों क्या होता है, ब्रेन में डैमेज दोस्तों अगर है, ब्रेन डैमेज है, तो इस कारण क्या है, इसमें उसको डिस्फेजिया हो सकती है। दोस्तों अन्य विकृतियां हैं, अन्य विकृतियों को भी आप देखें। मुख्य रूप से दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी आपकी मेन है। सबसे पहले आप पढ़ चुके हो डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया दोस्तों आपकी कैसे संबंधित होती है, यह होती है दोस्तों पठन विकार से। यानी पढ़ने में दोस्तों, अगर बोलने में पढ़ने में कोई समस्या हो रही है तो वहाँ पर आपकी डिसलेक्सिया हो जाएगी। दूसरी दोस्तों आपने पढ़ी है कौन सी, डिसग्राफिया। कौन सी पढ़ी है, डिसग्राफिया। ग्राफ से संबंधित है दोस्तों, यानी कि लिखने में अगर कोई समस्या हो रही तो वहाँ पर डिसग्राफिया हो जाएगी। दोस्तों आपने तीसरी पढ़ी है कौन सी, तीसरी पढ़ी है आपने कौन सी, डिसकैलकुलिया। कौन सी पढ़ी है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित है दोस्तों, तो वहाँ पर हो जाएगी आपकी गणित संबंधी। दोस्तों आपने मौखिक में पढ़ा है, मौखिक में कौन सी पढ़ी है आपने, अफेजिया पढ़ी है। तो दोस्तों अफेजिया क्या है, आपकी मौखिक विकार के संबंध में आ जाएगी। अब दोस्तों अन्य है, जो अन्य कौन सी हैं, एक तो दोस्तों आपकी हाइमोलेलेक्सिया, स्मृति योग्यता का कम होना, उसमें हो जाएगा दोस्तों हाइमोलेलेक्सिया, यानी कि स्मृति योग्यता का कमज़ोर होना। ठीक है। एक है दोस्तों डेमेंशिया। डेमेंशिया भी एक बार पूछी जा चुकी है। चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति या स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, तो वहाँ पर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपकी डिमेंशिया। दोस्तों ADHD तो आप पढ़ चुके हैं, सीखने के दौरान ध्यान नहीं देना, बेचैन रहना, बीच बीच में बोलना, दूसरों को टोकना, बार बार सीढ़ियों पर उतरने चढ़ने, इधर उधर भागना, ये होता है ADHD। दोस्तों इसके अलावा और विकृतियाँ जो रहती हैं वह भी आप देखें। एक होती है दोस्तों कौन सी, एक होती है हाइपोटोनिया, एक होती है दोस्तों आपकी हाइपोटोनिया। इसको दोस्तों आपको याद रखना है, ये अलग से विकृति है और इसके बारे में दोस्तों पूछा जा चुका है। हाइपोटोनिया क्या होती है दोस्तों, इसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी दोस्तों बोला जाता है। इससे ग्रसित बालक क्या है, मस्तिष्क के संकेत को मांसपेशियों के द्वारा ठीक से अनुकरण नहीं किया जाता है। यानी कि जो मस्तिष्क आपका संकेत भेजता है मांसपेशियों के लिए, तो उनका अनुकरण नहीं किया जाता है। यानी कि मस्तिष्क और मांसपेशियों में समन्वय नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे का जो शरीर है बिल्कुल ढीला ढाला सा हो जाता है। अगर आप उसको खड़े भी करोगे तो वह खड़ा नहीं हो पाएगा, बैठा रहोगे तो बैठ नहीं पाएगा, उसको आप उंगली पकड़ कर चलाओगे तो चल भी नहीं पाएगा। यानी कि मांसपेशियों में समन्वय नहीं होता है, उसको बोला जाता है हाइपोटोनिया। और इसको दोस्तों फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी बोला जाता है। ठीक है। हाइपरलेक्सिया दोस्तों आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको देखना दोस्तों एक रहता है डिस्मोर्फिया। कौन सा रहता है दोस्तों, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, मोर कैसा होता है दोस्तों, सुंदर।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बालक है अपने आप को अति सुंदर समझता है तो वहाँ पर दोस्तों डिस्मॉर्फिया होता है। अपने आप की बड़ाई करता है, ताकतवर समझता है, लंबा समझता है खुद को, स्वयं को सुंदर समझता है दूसरों से ज़्यादा, यानी कि उसको एक प्रकार का भ्रम बना रहता है कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। तो वहाँ पर दोस्तों होता है आपका डिस्मॉर्फिया। और दोस्तों एक प्रकार का रहता है आपका कौन सा, प्रोजेरिया। कौन सा है दोस्तों, प्रोजेरिया। दोस्तों प्रोजेरिया में क्या होता है, प्रोजेरिया में कम आयु के बालकों में दोस्तों वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे कि कोई बालक है 7 या 8 वर्ष का है और उसकी त्वचा है दोस्तों एकदम से बिल्कुल कोमल सी हो गई है और झुर्रियाँ पड़ गई हैं दोस्तों, बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं, तो मतलब वृद्धावस्था के लक्षण दिखना कम उम्र में, वहाँ पर होता है दोस्तों प्रोजेरिया। दोस्तों एक दो प्रकार की और हैं। एक प्रकार का है दोस्तों आपका कौन सा है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं दोस्तों संवेदी एकीकरण विकार। संवेदी एकीकरण विकार, इसमें क्या होता है दोस्तों, संवेदी एकीकरण विकार में इसे दोस्तों स्केटोस्थिक संवेदीशीलता सिंड्रोम अथवा एलेनेसिस सिंड्रोम भी कहते हैं। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, आपको एक बार और अच्छे से सुनना है, स्कोठीतिक संवेदनशीलता सिंड्रोम अथवा एर्लेन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं, स्कोठीतिक दोस्तों पेन से यहाँ पर अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, स्कोठीतिक संवेदनशीलता सिंड्रोम। और दोस्तों एक है आपका कौन सा, एर्लेन सिंड्रोम। कौन सा है दोस्तों, एर्लेन सिंड्रोम। दो नाम आपको याद रखना है, स्कोठीतिक संवेदनशीलता सिंड्रोम और एर्लेन सिंड्रोम। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों प्रकाश की कुछ जो किरणें होती हैं दोस्तों, जो दृश्य प्रसंस्करण होते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों जो है आपको देखने में, मतलब आपकी जो इंद्रियां रहती हैं दोस्तों, इंद्रियों के द्वारा जैसे घ्राण हो गई, दृश्य, श्रवण, स्पर्श इत्यादि में क्या है, त्रुटि पाई जाती है। यानी कि आपकी जो नाक कान जीभ इत्यादि जो इंद्रियां रहती हैं, इनके द्वारा सीखने में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वहाँ पर होता है आपका कौन सा होता है, संवेदी एकीकरण विकार। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों और विकार भी अगर कोई और होंगे, हालांकि इनके अलावा कोई विकार अब नहीं बचे हैं दोस्तों। जितने भी डिसऑर्डर आते हैं, मैं आपको मनोवैज्ञानिक विकार दोस्तों पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको भोजन संबंधी विकार पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको दोस्तों जो अधिगम अक्षमता के जो विकार हैं सभी लगभग सभी एक प्रकार से मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। एक और आप इसमें देख लें दोस्तों, एक रहता है कौन सा, एपिलेप्सी। एक कौन सा होता है दोस्तों, एपिलेप्सी में दोस्तों क्या बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आ रही है दोस्तों, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो उसको दोस्तों बोला जाता है एपिलेप्सी। ठीक है, और दोस्तों मैं मोनोप्लेसिया आपको बता चुका हूँ, मोनोप्लेसिया में आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, एक हाथ या एक पैर प्रभावित हो जाता है, सिर्फ एक होता है दोस्तों, एक हाथ एक पर प्रभावित हो जाता है। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसको बोलते हैं दोस्तों मोनोप्लेसिया। तो लगभग दोस्तों सभी प्रकार के अधिगम विकार हैं जो आपके हो चुके हैं। अब इससे संबंधित दोस्तों जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो हम करेंगे दोस्तों, और ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको दोस्तों एक आइडिया लग जाएगा पूरा कि जो मैंने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन उससे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर दोस्तों मेरे हिसाब से आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बिल्कुल ज़्यादा दोस्तों कठिन कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विकार किससे संबंधित है। और दोस्तों ज़्यादातर इनके लक्षणों से ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चनों को। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।